आंखों सुनते कानों को डॉक्टर ज़हीम का सलाम। आज हम अपना जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए थे इनवेरिएंस के हवाले से कि अगर आपके पास कोई स्केलर है या उसकी फॉर्म है पर्टिकुलर लाइक ए फाई इज इक्वल टू ए जे के, मेरे लास्ट लेक्चर नंबर 8 में आप उसको देख सकते हैं। उसी के पैरेलल हम थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ को इन n डायमेंशनल स्पेस हम डिस्कस करने लगेंगे। हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का जो चैप्टर था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 18 हमने शायद किया था, उसमें हमने कैलकुलेट किया था, बल्कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कंटिन्यू करें हम स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या था, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dg स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम जब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में गए थे तो फिर हमने देखा था कि ds स्क्वायर अगर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया है तो फिर वो हमारे पास किसके बराबर बन रहा था, h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर du3 स्क्वायर। ये हमने कहां किया था, स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ जो था हमने कैलकुलेट किया था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब उसके बाद हमने देखा था जब हम गए थे इन जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो वहां हमारे पास क्या था, हमने कैलकुलेट किया था ds स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन p इज इक्वल टू 1 to 3 समेशन q इज इक्वल टू 1 to 3 gpq dup duq। ठीक है, यहां पर स्क्वायर या h2 स्क्वायर आपके पास था। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ, ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास था, और ये हमने जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के लिए किया था। अगर इसके ऊपर हम n डायमेंशन तक ले जाएं, जैसे वहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते थे u1 u2 और u3, तो आपके पास ये p जो था ये 1 से लेकर 3 तक जा रहा था, और gpq हमने क्या कहा था कि ये मीट्रिक है जिसको मीट्रिक टेंसर भी बोलते हैं। अब हम चले गए हैं n डायमेंशनल स्पेस के अंदर और वहां हमने u1 u2 u3 की जगह कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn तक। ठीक है, तो फिर ये जो up था, क्योंकि ये इसको हम इस तरह up भी इंडेक्स के साथ लिख सकते हैं ना कि p is equal to 1 2 3 है, तो आपके पास u1 u2 u3 बन गया। अब आपके पास आ गया x1 x2 x3 हमने सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिखे हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, xi लिख सकते हैं या xj लिख सकते हैं। j i फ्री इंडेक्स है, i की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन n कुछ भी हो सकती है, 1 होगा तो x1 हो जाएगा, 2 होगा तो x2, इसी तरह j भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम n डायमेंशन पे गए हैं तो स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ से p इज इक्वल टू 1 to n, p ही लिख लेते हैं, q इज इक्वल टू 1 to n, ये क्या बन गया था, gpq dx p dx q। ठीक है, यहां पर आपके पास हमने सबस्क्रिप्ट में लिखा था क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स ही सबस्क्रिप्ट के अंदर रिप्रेजेंट किए थे। यहां हमने अब x के ऊपर भी लिख लिया है, x के ऊपर क्यों लिख लिया है, क्योंकि हमारे पास x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर इसके ऊपर हम समेशन कन्वेंशन अप्लाई कर दें तो फिर ds स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपके पास, ds स्क्वायर इज इक्वल टू gpq dxp dxq, क्योंकि अब हमें पता है कि जो सम है इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर n तक, जिसको हमने समेशन कन्वेंशन बोला हुआ है कि हम जब भी अगर वो नहीं लिखा होगा यहाँ पर कोई भी बात तो इसका मतलब वो n तक है, अगर नहीं है तो फिर हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी से रेलेवेंट अब हमारा अगला क्वेश्चन बनता है जिसको हम अब सॉल्व करेंगे, और उसके अंदर हम अपनी पुराना क्वेश्चन जो है उसकी बात को यूज करेंगे जो मैं अपने लेक्चर नंबर 8 के अंदर उसको सॉल्व कर चुका हूं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इफ ds स्क्वायर इज इक्वल टू gjk dxj dxk। ठीक है, ये इसी तरह हमने लिखा है स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ, अगर हमारे पास इसके बराबर है इज इनवेरिएंट। ठीक है, इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया कि वो क्या है, स्केलर है, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी कैन शो दैट कि ये जो GJK है इज सिमेट्रिक
कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है, सॉल्यूशन आ गया। अब आप आगे देखते हैं, हमने इसके अंदर क्या चीज प्रूव करनी है। हमारे पास स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ गिवन है और हमने उसके अंदर साबित करना है कि वो क्या है, जी जे के सिमेट्रिक है, कोवेरिएंट टेंसर है और उसका रैंक कितना है, 2 है। ठीक है, तो सिमेट्री के लिए मैंने अभी लास्ट जो अपने लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन करवाया था कि जब भी आपके पास phi इज इक्वल टू ए जे के टाइप का बात बन रही होगी तो फिर वी कैन ऑलवेज राइट इट एज, अगर आपके पास इफ phi इज इक्वल टू लाइक दिस देन वी कैन ऑलवेज राइट इट as phi is equal to bjk aj where bjk क्या है, is symmetric। ठीक है, तो हम हमेशा अगर phi is equal to ajk aj टाइप टर्म है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब phi आपके पास यहाँ पे स्केलर था, bjk आपके पास कोई सिमेट्रिक हो गया, aj तो अगर हम लेट कर ले अपने जो क्वेश्चन है उसके अंदर कि लेट dxj जो है ये aj के बराबर है, dxk जो है ये ak के बराबर है, तो ये जो bjk है ये किसके बराबर होगा आपके पास, gjk, जो कि क्या है, इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहां पर किया था उस तरह हम इसको लेकर चलें और प्रूफ कर सकते हैं कि gjk जो है ये क्या है, सिमेट्रिक है, या इसको हम सिमेट्रिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात को जस्ट हम कंपैरिजन के साथ भी बता सकते हैं, या इस वाले क्वेश्चन को आप सिंपलीफाई करें और उसके कोरिस्पोंडिंग कंपैरिजन से हम बता दें कि ये चीज जीजेके हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो ये वाली बात तो हमने कर ली प्रूफ। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि अब हमने साबित करना है कि ये जो है जीजेके ये कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 है। तो इसके लिए हम बात यूज करेंगे कि हमें गिवन है कि d² जो है ये क्या है, इनवेरिएंट। अगर इनवेरिएंट है तो इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि phi इज इक्वल टू phi बार, जिसका मतलब क्या है कि phi का रिजल्ट जो एक कोऑर्डिनेट्स है आपके पास x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn और दूसरे कोऑर्डिनेट्स है आपके पास x1 बार x2 बार अप टू सो ऑन xn बार, तो phi का रिजल्ट एक कोऑर्डिनेट में जो आ रहा है दूसरे में भी उसका रिजल्ट वही आ रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर उसका रिजल्ट बराबर है। तो हमारे पास ds² जो है वो इनवेरिएंट है और वो इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन दैट ds² इज इनवेरिएंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ds² बराबर है ds² बार के। ठीक है, और ds² जो है ये आपके पास किसके बराबर है, jk dxj dxk के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। मैं बार वाले टर्म को अपने लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूं और उसको इधर लिख लेता हूं। इसका मतलब gpq बार dx बार p dx बार q ये बराबर आ गया gjk dxj dxk कि मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूं वही रिजल्ट मैं दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैलकुलेट कर रहा हूं, मेरे पास बराबर आ रहा है। यहां पर आपके पास jk डमी इंडेक्सेस हैं, इनकी जगह आप कोई भी रिजल्ट इंडेक्स यूज कर सकते हैं। pq एन इंडेक्स व्हिच इज रिपीटेड इन अ गिवन टर्म इज कॉल्ड डमी इंडेक्स। सो p और q दोनों इंडेक्सेस यहां पे रिपीट हो रहे हैं, ये डमी इंडेक्सेस हैं। अब आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यहाँ पर डिफरेंट इंडेक्स लगा दिए pq और यहाँ पर डिफरेंट लगाया है। वो इसलिए लगाए हैं ताकि अगर हम इसको सिंपलीफाई भी करें आगे जाकर तो हमारे रिजल्ट्स की इंडेक्सेस की ओवरलैपिंग ना हो जाए। तो इस वजह से हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक तरह के इंडेक्सेस लगा लिए, दूसरे के लिए दूसरा इंडेक्स लगा लिया। दोनों का मतलब क्या है, p और q का मतलब भी क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन n। Q का मतलब भी यही है, I का मतलब भी यही है और J का मतलब भी यही है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब जो हमें पता है लाइक x1 जो है वो x1 बार x2 बार x3 बार इन सब का फंक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह x2 भी इन्हीं सारी चीजों का फंक्शन होता है आपके पास अप टू सो ऑन xn बार।
और ये आपके पास xn तक चला जाता है कि xn जो है वो आपके पास फंक्शन है x बार 1 x बार 2 अप टू सो ऑन x बार n। ये बात हमने काफी दफा यूज भी किया है, ठीक है। इस बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि xi जो है वो फंक्शन है x बार 1 x बार 2 अप टू सो ऑन x बार n का, ठीक है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं xi जो है वो फंक्शन है x बार j का। j का मतलब क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, डिफरेंट लगा दिया, i लगाते तो फिर वो आयत वाला ही हो जाता, जिसका यहां पर आपने डिफरेंट लगाना है। अगर आप यहां पर भी i लगा देंगे ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि xi इज ए फंक्शन ऑफ xi बार, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि i की जगह मैं 1 लगाऊंगा तो x1 इज ए फंक्शन ऑफ x बार 1 ओनली, x2 इज ए फंक्शन ऑफ x2 बार ओनली। ये गलत है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहां पर क्या लगाया है i के अलावा j वाला, और j आपका बेसिकली डिफरेंट भी जा रहा है और उसके अंदर i भी छुपा हुआ है, ठीक है। j की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन, दरमियान में कहीं ith वाला कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, अप टू सो ऑन n वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि xi जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है dx बार j के ऊपर। तो मेरे पास अगर यहाँ पे dxj लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि xj जो है वो आपके पास फंक्शन है x बार p का, ठीक है, लिख सकता हूं ना, क्योंकि मैंने इसके लिए i वाला लिख लिया xi इज अ फंक्शन ऑफ x बार j, उसको मैंने लिख लिया xj इज अ फंक्शन ऑफ x बार p। तो अगर मैं इसका टोटल डिफरेंशियल लूं, जिस तरह मेरे पास phi इज अ फंक्शन ऑफ x y z होता था, तो मैं d phi कैलकुलेट कर लेता था, पार्शियल phi और पार्शियल x dx प्लस पार्शियल phi और पार्शियल y dy प्लस पार्शियल phi और पार्शियल z dz, ठीक है, dz। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं d phi इज इक्वल टू पार्शियल, अगर मैंने ये x i से रिप्रेजेंट कर दूं x y और z को, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं पार्शियल phi और पार्शियल x i dx i, क्योंकि i अब आपके पास रिपीट हो गया, और whenever an index is repeated in a given term तो आपके पास क्या आती है, उसके ऊपर समेशन कन्वेंशन लगी होती है। इसका मतलब कि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास i is equal to 1 2 3, अगर हम 3 डायमेंशन में है, पार्शियल phi और पार्शियल xi dxi, और मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास वापस यही रिजल्ट बन जाएगा कि पार्शियल phi और पार्शियल x1 का मतलब क्या है, ये आपके पास x1 x2 और x3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पार्शियल phi और पार्शियल x1 ds1 प्लस पार्शियल phi और पार्शियल x2 dx2 प्लस पार्शियल phi और पार्शियल x3 dx3। तो इसी तरह मैं अगर इसका टोटल डिफरेंशियल लेता हूं तो वो क्या होगा, dxj जो है वो बराबर आ जाएगा पार्शियल phi, पार्शियल इसका डेरिवेटिव पार्शियल xj ओवर किसके लिहाज से, पार्शियल x बार p dx बार p, ठीक है, लिख सकता हूं। इसी तरह अगर मैंने xj की बजाय इसको, मेरे पास दूसरा इंडेक्स था xk, उसको लिखा होता है xk इज ए फंक्शन ऑफ x बार, मैं डिफरेंट इंडेक्स लगाता हूं q, ठीक है। तो फिर मेरे पास क्या बन जाता, पार्शियल xk ओवर, अगर मैं इसका टोटल डिफरेंशियल लेता dxk, तो पार्शियल xk ओवर पार्शियल x बार q dx बार q, ठीक है। तो ये जो दोनों बातें हैं मैं इसकी जगह पे यूज कर सकता हूं। तो दिस इंप्लाइज g बार pq dx बार p dx बार q इज इक्वल टू g j के मेरे पास वैसे ही आ गया, इस dxj की जगह मैं लिखने लगा हूं, आप क्या लिखूंगा, मैंने भी कैलकुलेट करके बताया आपको, पार्शियल xj ओवर पार्शियल x बार p dx बार p, ठीक है। और इस dxk की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, पार्शियल xk ओवर पार्शियल x बार q dx बार q, ठीक है। मैं उस साइड को अब रेज कर देता हूं, मैंने वो पूरी डिस्क्रिप्शन आपको बता दी कि मैंने क्यों इसको इस तरह रिप्लेस किया है। आगे हम इसको दोबारा से जरा इकट्ठा कर लेते हैं, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स हैं उनको मैं एक जगह कर लेता हूं, और जो दूसरी टर्म्स है मेरे पास उनको एक तरफ लिख लेता हूं। दिस इंप्लाइज g बार j के dx बार j dx बार k, ओ सॉरी pq इंडेक्सेस मैंने यूज किया है, तो pq p और q आ गया इज इक्वल टू, ये वाली दोनों टर्म्स को मैं पहले लिख लेता हूं,
पार्शियल एक्स जे ओवर पार्शियल एक्स बार पी और पार्शियल एक्स के ओवर पार्शियल एक्स बार क्यू। साथ क्या आ गया मेरे पास, जी जे के dx बार p dx बार q। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है, बोथ साइड्स को मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास ये जो इसका कोएफिशिएंट बन रहा है, इस का कोएफिशिएंट dx बार p dx बार p dx बार q dx बार q, तो बोथ साइड्स को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज g बार p q इज इक्वल टू पार्शियल x बार j ओवर पार्शियल x बार p पार्शियल x k, यहां पे बार नहीं है, पार्शियल x बार q जी जे के। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन रूल फॉर अ टेंसर ऑफ रैंक 2। आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर है टर्म जो टेंसर किया, और एक तरफ हमारे पास जो रीजनल कोऑर्डिनेट्स हैं x1 x2 x3, तो हम x1 x2 x3 अप टू so on xn कोऑर्डिनेट से मूव करके दूसरे कोऑर्डिनेट्स के अंदर जा सकते हैं, और साथ जो हमारे पास डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स आ रही हैं वो हमारे पास यहाँ पर लगी हुई हैं, और इनके अंदर अगर हम गौर करें तो हमारे पास डमी इंडेक्सेस कौन से हैं, इसके अंदर हमारे पास फ्री इंडेक्स आ रहा है, कोई भी डमी इंडेक्स नहीं आ रहा, P और Q। तो राइट साइड पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास P और Q जो है वो सिर्फ हमारे पास फ्री इंडेक्स बचना चाहिए, बाकी क्या होंगे, डमी। तो P और Q रिपीट नहीं हो रही है, हमारे पास फ्री इंडेक्स है, J और K हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डमी, हमारी इक्वेशन बैलेंस है, टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रही है, सो दिस इज अ टेंसर। जो हमने प्रूव करना था कि ये एक टेंसर है, इसका रैंक कितना है हमारे पास, ये एक टर्म आ गई, ये एक टर्म आ गई, तो रैंक कितना हो गया हमारे पास 2। ठीक है, और ये क्या है, कोवेरिएंट है, क्योंकि ये बार वाली टर्म्स अगर आप गौर करें, एक बार वाली टर्म भी नीचे दूसरी भी नीचे, तो हमारे पास दोनों बार वाली जो टर्म्स हैं वो हमारे पास नीचे आ रही हैं। तो हमने साबित कर दिया कि ये जो जी पी क्यू है, जी जे के लाइक, जी जे के ये क्या है आपके पास, कोवेरिएंट भी है, सिमेट्रिकली हमने कंपैरिजन से देख लिया था, ये टेंसर भी है और रैंक 2 भी है। तो इस यहां तक करने के बाद आप लोग आगे मेंशन करेंगे, सिंस the general transformation rule for a tensor of rank 2 is like this, for a covariant tensor 2 of rank 2 is like this, और फिर इसके साथ आप कंपेयर करके तो अपने एनालिसिस को वहां पे बता सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं। मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।